जी, आज एक और बैठक हो रही है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब मुलाकात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से और ये पीडीएम के ज़ेर साया डिसीशंस होंगी कि अदम एतमाद ने आना है या नहीं, और उसके बाद ये भी डिसाइड हो जाएगा कि हुकूमत ने घबराना है कि नहीं। हुकूमत ये बार बार हमें बावरा करा रही है कि वो घबरा नहीं रही, लेकिन असल में तो वो बहुत घबरा रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो असद कैसर साहब लाहौर में हैं, लाहौर में वो मुलाकातें कर रहे हैं चौधरी बरादरान से। चौधरी बरादरान जो काफ लीग है वो कह रही है कि हम इस वक्त अबर आलूद मौसम है और थोड़ा सा जब धुंध छट जाएगी तो फिर क्या होना है हम उस वक्त डिसाइड करेंगे। पहले भी उन्होंने यही कहा था कि अभी तो खिचड़ी का सामान किचन तक पहुंचा है, खिचड़ी पकना शुरू होगी तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने उसमें चम्मच हिलाना है या उसका इंग्रेडिएंट बनना है। ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ। हमने देखा शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज आज फिर पेश हुए। आज वही मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस जिसमें कोई सबूत नहीं सामने आए, वो जो ओनस है, जो जिम्मेदारी है, वही नैब के केसेस, वही बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जी एफआई और नैब इस्तेमाल हो रहे हैं और खान साहब का बस नहीं चल रहा कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब को जेल भिजवा दें। यहां तक बात हो रही है कि करारदाद लाई जाएगी, फरूख हबीब साहब लेकर आएंगे एक ये कि इस ट्रायल को मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट किया जाए। आपको याद होगा ये काजी फायज ईसा साहब ने भी अपने केस के हवाले से ये कहा था कि हम उनको भी मीडिया के लिए लाइव कवरेज दिखानी चाहिए, लेकिन उस वक्त हमने कहा था ये हमारे रूल्स में। तो क्या अब हम रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर देंगे जस्ट बिकॉज शहबाज शरीफ साहब कोई बिल टेबल ना कर सके? और अगर हमने ये देखना है कि शहबाज शरीफ साहब के बिल को टेबल ना करने के लिए उनको रोक दिया जाए और लाइव टेलीकास्ट भी किया जाए, तो साथ साथ हम ये भी देखेंगे फिर फॉरेन फंडिंग केस को भी लाइव दिखाया जाए, फिर फैसल वावडा साहब के भी केस को लाइव दिखाया जाना चाहिए था। और क्या ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए ये अमेंडमेंट आएगी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में या वाकई अक्रॉस द बोर्ड आएगी? मरियम औरंगजेब साहबा क्या फरमा रही है, पहले वो सुन लेते हैं। मुल्क का जो वजीर आजम है वो सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में भिजवाने के लिए भर्तियां करता है, अफसरों को एक्सटेंशन देता है, अदारों को इस्तेमाल करता है। एसीआर आज शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जाम साबित करने के ऊपर लिखी जाती है। शहजाद अकबर साहब ने वजीर आजम के दफ्तर में बैठ कर कहा गया कि डेली मेल में शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो स्टोरी प्लांट कराई जाए। वो तो कागज लहरा के PID में जो तकरीरें करते थे उनको तो इबरत का निशान बनाया इमरान खान ने। ये उन अफसरान के लिए भी इबरत का निशान है जो शहजाद अकबर के साथ हुआ है कि ये इमरान खान साहब के साथ मिलकर आप रियासती ताकत और अपनी हुकूमत की जो अंधी ताकत है उसको इस्तेमाल करके जो अफसरान को इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, अफसरान ये ना करें। जी, और इससे हटकर हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपना एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है राब्ता कमेटी का, और वो उसमें डिसाइड करेगा कि उनका जो साइड है या उनका जो किबला है वो किस तरफ होना है, ऑपोजिशन के साथ या हुकूमत की तरफ। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि साथ साथ आज बाप पार्टी जो हुकूमत के बड़े इत्तेहादी रहे हैं आज सेनेट से वॉकआउट कर गए और क्या फरमा रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। कहीं किसी जगह भी बलूचिस्तान को नुमाइंदगी नहीं दे रही है। 70 साल में नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट अभी तक हमारा नहीं आया है, कच्ची कैलान का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जो फिगर बलूचिस्तान का दिया जाता है टोटली गलत दिया जाता है। अभी जी इस तरीके से हम आगे नहीं चल सकते। अगर वो हमें सीरियस लेंगे, हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेशन अटेंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम वॉकआउट करते हैं। एक और इत्तेहादी ने अपनी शर्तें रख दी हैं, शराइत रख दी हैं। प्रिंस अहमद उमर अहमद जई आप सुन रहे थे। एक और बाप पार्टी के जो लीडर हैं मंजूर काकर साहब, उन्होंने कहा कि अब उनको इशारे आना बंद हो गए हैं, अब वो अपने मामलात को खुद देख रहे हैं। तो अब ये इशारे कनाइयों में क्या क्या बातें होनी है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी एहसन इकबाल साहब नून लीग से ऑन द फोन लाइन, ही इज ट्रैवलिंग। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आप दौरान ट्रैवल हैं, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी मौजूद हैं कामरान मुर्तजा साहब JUIFA के सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने भी ज्वाइन किया। मैं ऐसे इकबाल साहब पहले आप ही के पास आ जाती हूँ, बिकॉज अब तो ये राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि बिल्कुल नंबर पूरे हैं, कल भी वो ये मेरे प्रोग्राम में कह के गए हैं कि हमें इत्तेहादियों पे तकिया नहीं है, हम तो एक्चुअली में जो हुकूमती अरकान हैं वो हमारा टारगेट है। तो अब वो कह रहे हैं हमारे पास नंबर्स भी पूरे हो गए हैं और ये अदम एतमाद आए ही आए। अब आपको मैं सर थोड़ा सा पास में ले जाऊंगी 79 जब बीबी की साहिबा की गवर्नमेंट थी और नून लीग अपोजिशन का हिस्सा थी, अपोजिशन अदम एतमाद की करारदाद लेकर आई और उसके बाद ये याद होगा आपको एस्टैब्लिशमेंट भी साथ थी, अपोजिशन भी इकट्ठी थी, लेकिन वो अदम एतमाद कामयाब नहीं हुआ था। तो ये कैसे हम मान लें कि इस बार कामयाब हो जाएगा? देखिए, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और खास तौर पे जो अमी दबाव है इस हुकूमत को निकालने के लिए, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल है या बेनजीर है। ये महंगाई जिस तरह
इस हुकूमत ने अपनी नाअहली की वजह से अवाम पर ढाई है और लोगों की जो रोजगार और उनके कारोबार तबाह हुए हैं। किसान आपके सामने हैं, वो खाद की बोरी के लिए धक्के खा रहे हैं। पूरी सर्दियों में अवाम गैस के लिए बिलबिलाते रहे। एक पूरी बदनज़मी है, करप्शन का इस हद तक दौर दौरा है कि पाकिस्तान एक साल में 16 दर्जे नीचे तनज़्ज़ुली की तरफ चला गया है। सफारती सतह पे मुल्क बिल्कुल तनहा खड़ा है। ये नहीं पता हम चीन के साथ है या अमेरिका हमारे साथ है या हमारे रवायती खलीजी ममालिक मुस्लिम दोस्त मुल्क हमारे करीबी साथी हैं। कश्मीर के ऊपर हम बेबस नजर आते हैं। तो कौम इन सारे हालात की वजह से बहुत बेचैन है और दिन ब दिन ये दबाव बढ़ रहा है अपोजिशन के ऊपर कि इस हुकूमत से निजात दिलाई जाए। और जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं वो भी इसी मुल्क के अंदर रहती हैं, वो भी सियासी जमातें हैं, उन्हें भी अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्र है। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उस वक्त मुल्क के हालात इस कदर खराब नहीं थे या इस तरह का एक अवामी दबाव नहीं था कि जिसके ऊपर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी दबाव महसूस करें। अब तो ये है कि हुकूमत के जो अपने MNA MPs हैं वो भी ये फील कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है PTI के टिकट के ऊपर अगर लड़ेंगे तो वो असेंबली में नहीं लेकर जाएगा, वो सियासी जहन्नम के अंदर लेकर जाएगा। तो इसलिए हर PTI का MNA MP अगर उसको मुस्लिम लीग नॉन टिकट दे वो अपनी जमात छोड़ने के लिए तैयार है। अगरचे हमारे लिए ये मुमकिन नहीं कि हम हर किसी को टिकट दे सकें, हम यकीनन सिलेक्टिव होंगे। जहां पर हमारे पास मुतबादिल उम्मीदवार ना हो वहां पर हम अकोमोडेट कर सकते हैं और उसके अलावा हमारे लिए मुश्किल होगा जहां पर हमारे अपने वफादार साथी और पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। लेकिन इस वक्त जो जैसे मैंने कहा कि हालात हैं, मुल्क का जो दबाव है राय आमा का, उसके पेश नजर हमें पूरा इस बात पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो हलीफ जमातें हैं ये भी सोचने पे मजबूर होंगी कि वो इस हुकूमत की गैर मकबूलियत का बोझ कितना और उठा सकती है। अच्छा ठीक है, मैं सर सॉरी आपको रोक रही हूँ एहसन इकबाल साहब, लेकिन मेरा सवाल वही है कि देखिए अदम एतमाद लाने के लिए एतमाद चाहिए ना आपको नंबर्स पर, और नंबर्स आते हैं ज़ाहिर शख्सियात से आते हैं और वो शख्सियात अनप्रेडिक्टेबल हो सकती हैं। तो आपको याद होगा कि बीबी साहिबा तो मरी में उनको नजर बंद कर दिया गया था ताकि वो उनके वोट इधर उधर ना जाए। आप लोगों का भी ऐसा कोई हिकमत अमली है, कोई प्लान है कि कैसे आप अपने नंबर्स पूरे रखेंगे और कैसे आप ये उम्मीद करते हैं कि उस दिन चेंज नहीं होगा कोई मामला? जी देखिए, जो इस वक्त बड़े कलीदी वोट हुए हैं, ऑपोजिशन ने तकरीबन उसमें 99-100% अपनी हाजिरी यकीनी बनाई है, मां सवाए चंद लोगों के जो बीमार थे या कोई उनका बहुत जेन्युइन उज़र था। इसके अलावा तमाम लोग जो है वो खुद अपनी वफादारी के ऊपर और अपने वोट के ऊपर पहरा दे रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि अब पाकिस्तान के अवाम में बहुत ज्यादा शऊर है और वो देख रहे हैं कि कौन हिस्ट्री के राइट साइड पे है और कौन हिस्ट्री के रॉन्ग साइड के ऊपर है। अभी PDM की क़यादत का इजलास जारी है और उसमें जो भी फैसले होंगे उसके मुताबिक फिर हम अपनी हिकमत अमली मुरतब करेंगे। ठीक है सर, ये जो इजलास जारी है इसमें ये फैसला तो हतमी है कि अदम एतमाद तो लाने की कोशिश की जाएगी, ये बात मैं करेक्ट कर रही हूँ सर, या इसमें भी कोई चेंज हो सकता है? देखिए, ये इसलिए हमारे लिए एक प्रेफर्ड पाथ है। अगरचे हम 23 मार्च को एक भरपूर अवामी रेफरेंडम के लिए लॉन्ग मार्च कह लीजिए या महंगाई मार्च कह लीजिए, उसके लिए भी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत की तब्दीली के लिए जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस या मुल्क के लिए सियासी तौर पे या इक्तिसादी या मुआशी तौर पे जो रास्ता सबसे आसान है वो नो कॉन्फिडेंस का है। इसमें बहुत आराम के साथ आप हुकूमत को तब्दील कर सकते हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस ऑप्शन को बरूए कार ला के एक चांस जरूर देना चाहिए ताकि अगर हम कोई बड़ी कॉस्ट के को बचाते हुए एक आराम से और अमन के साथ मुल्क में तब्दीली ला सकें तो ये एक बहुत बेहतर रास्ता होगा। ठीक है एहसन साहब, आई नो आप ट्रैवल करें, बट मेरा आखिरी सवाल अगर आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि अदम एतमाद अगर आ भी गया और कामयाब हो भी जाता है तो आपको पता है 18th अमेंडमेंट के बाद कौमी असेंबली तो तहलील कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो बाकी सूबाई असेंबली हैं उनके लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों ने मुरतब किया है? जी, मेरा ख्याल है कि अगर ये पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात का फैसला होगा तो फिर शायद ही कोई सूबाई हुकूमत होगी कि जो अवामी दबाव के आगे खुद को बरकरार रख सकेगी। वहां पर भी अगर कोई वजीर आला इसके रास्ते में रुकावट बनेगा। देखिए, सिंध के अंदर तो अपोजिशन जमात एक है, उसी की हुकूमत है, और जो बलूचिस्तान है उसमें मखलूत हुकूमत है। पंजाब में वैसे ही एक थिन एज के ऊपर बुज़दार साहब की हुकूमत खड़ी है। अगर मरकज में नो कॉन्फिडेंस होता है
ठीक। तो पंजाब साथ ही गिर जाएगा। अगर पंजाब में नो कॉन्फिडेंस होता है तो मरकज साथ गिर जाएगा। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई के पास ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो आम इंतखाबात के लिए अपनी हुकूमत को बरकरार रख सके। वहां पे भी अदम एतमाद हो सकता है वजीर आला के खिलाफ अगर वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। लिहाजा अगर कौमी असेंबली तहलील होती है और मुल्क के अंदर आम इंतखाबात पर एक जनरल कंसेंसस होता है तो मेरा ख्याल है कि तमाम वज़राए आला को फिर उसका एहतराम करते हुए अपनी असेंबलियां तहलील करनी पड़ेंगी और आम इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। सर सॉरी, अगर मैं शहबाज शरीफ साहब का सवाल नहीं करूंगी तो मुझसे शिकायत होगी, मगर मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि ये जो करारदाद की बात हो रही है या बिल की बात हो रही है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक अमेंडमेंट लानी पड़ेगी अगर इसको लाइव टेलीकास्ट करना है। फायज ईसा साहब ने भी ये रिक्वेस्ट की थी, उस वक्त रूल्स में शामिल नहीं था। तो इस पर आप उसको संजीदगी से लेंगे? ये संजीदा मामला है या ऐसे ही आपको लगता है कि घबरा रहे हैं वो? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान न्याजी साहब हवास बाख्ता हो चुके हैं, बौखलाहट का शिकार हैं और शहबाज शरीफ साहब उनके औसान पे सवार हैं। वो समझते हैं कि अब वो निकल रहे हैं और उनका मुतबादिल जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो वो अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि हर मुमकिन तरीके से किसी भी तरह हो सके इनको गिरफ्तार करो, इनके खिलाफ केस जो है झूठा फैसला लेकर आओ ताकि ये मेरे रास्ते से हट सके। और मेरा ख्याल है कि इस किस्म के हथकंडों से आप अपने मुखालफिन को ना हटा सकते हैं ना गिरा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब जी। हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब भी हैं और कामरान मुर्तज़ा साहब, सॉरी फॉर द वेट। मैं जल्दी क्विकली आपके पास आऊंगी क्योंकि 79 की बात हमने की कि 79 में जो अदम एतमाद लाया गया था बीबी साहिबा के खिलाफ, बीबी साहिबा की हुकूमत के खिलाफ, उसमें ऑपोजिशन भी यकता थी, एस्टैब्लिशमेंट भी साथ थी, गुलाम रज़ा खान प्रेसिडेंट थे वो भी साथ थे, लेकिन फिर भी अदम एतमाद नाकाम हुआ था। बीबी साहिबा की दूरंदेशी कहिए, उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहिए कि उन्होंने नजर बंद करके लोगों को अपने साथ रखा था और वो उन्होंने और कोई चीज के लिए रूम नहीं खोला था। तो अब आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान साहब ये कर सकते हैं जो बीबी साहिबा ने किया था? देखिए, पहली बुनियादी बात यह है कि उसके लिए मेंबरान का आपके साथ मौजूद होना और इंटैक्ट होना जरूरी है। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने खुद से पहले नहीं किया था और वो एक जवाब के तौर पर किया था क्योंकि उन्होंने उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने मेंबरान को छांगा मांगा ले गए थे, जिसके बाद वो ये करना पड़ा कि वो उनको नथिया गली वगैरह का जो रेस्ट होता है, जो केपी गवर्नमेंट उस वक्त पीपल्स पार्टी की थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वहां पे ले जाया गया। दूसरी बात ये है कि बुनियादी तौर पर आपने ये देखना है कि क्या उसकी पार्टी के लोग उनके साथ खड़े हैं या खड़े रहेंगे, ये सवाल है। क्या वो वजन उठा पा रहे हैं इस हुकूमत का? क्या उनके इत्तेहादी ये वजन उठा पाएंगे? आगे इलेक्शन है, लोगों ने इलेक्शन भी लड़ने हैं। आपको जो इमरान खान के साथ बैठे हैं वो पॉलिटिक्स छोड़ दें और अगर उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है और इलेक्शन की पॉलिटिक्स करनी है तो फिर तो नहीं रहा जा सकता इस कैफियत में। लोग जो हैं उनकी सीखें निकल गई हैं। लोग इस वक्त झोलियां उठा कर इस हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। आप जरा देख लें, कोई एक काम, कोई एक चीज देख लें। मसलन अगर आप ये जो कल इन्होंने तमाशा लगाया है अपने वज़ीर के साथ, पहले तो अगर आप उस पर गौर करें तो ये तो इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है कैबिनेट की, इंडिविजुअल तो जिम्मेदारी होती ही नहीं है। और फिर अल्टीमेटली कल इमरान खान ने अपने आप के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया क्योंकि मेजॉरिटी वजारतें जो है वो दुरुस्त काम नहीं कर रही, उन्होंने ये ऐलान कर दिया। दूसरी बात के अंदर ये चौधरी मंजूर साहब की आवाज नहीं आई। हाँ जी चौधरी मंजूर साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रही, शायद आपका सिग्नल्स का मसला है। आई कम बैक टू यू, आपका पॉइंट आ गया। मैं कामरान साहब आपके पास आऊंगी क्योंकि अब तो दो मामले हो रहे हैं। तो ये अमेंडमेंट के थ्रू लाएंगे ये कि शहबाज शरीफ साहब हाउस में तो आ सकते हैं लेकिन कोई बिल टेबल नहीं कर सकते, तो ये घबराने के मोड में चले गए हैं। और ये जो लाइव दिखाना चाह रहे हैं इनके केस को, जो काजी फायज ईसा के लिए रूल्स में शामिल नहीं था, अब रूल्स में शामिल कर लिया जाएगा। और क्या ये संजीदगी से लेना चाहिए इस मामले को? क्या आपको लगता है हुकूमत को इसके मतलब कोई अंदाजा है कि क्या करने जा रही है? अब बेवकूफ़ी की इंतहा गवर्नमेंट के पार्ट पे या जिन लोगों ने इनको मशवरा दिया उनके पार्ट पे है।
ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स मेंबर भी रहे, वो ऐवान में भी आए और कोई बिल न टेबल कर सके? ये किस तरह से मुमकिन है? आप उसके राइट्स किस तरह से ले सकते हैं? ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकती है कि मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम नहीं कर सकते, और सिर्फ इस वजह से कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस जो है ना वो प्रोसीडिंग पेंडिंग है। क्रिमिनल केस तो एक कोई भी झूठा सच्चा जो है कोई भी बना के जो है ना किसी के खिलाफ भी फाइल कर सकता है। इस तरह से तो आप बाकी रिमेनिंग जो है ना वो आधे लोगों को आउट कर दें, तो ये घबराहट की निशानी है। मेरे ख्याल घबराने का वक्त हुआ चाहता है और ये इनके बस की बात नहीं है। अच्छा सर, सॉरी, लाइव टेलीकास्ट और दूसरा, हाँ, लाइव टेलीकास्ट के हवाले से बात ये है कि अगर जो शहबाज शरीफ का केस, शहबाज शरीफ चले इन्होंने केस बनाया, मैं भी सच्चा है मैं भी झूठा है, अगर ये फर्ज करें कि ये आप उसका केस जो है ना वो लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो ये क्या एक प्रेसिडेंट नहीं बन जाएगा कि वो हर आदमी जो है ना वो जिसको फेम चाहिए वो कहे मेरा केस भी जो है ना वो चूंकि शहबाज शरीफ का केस जो है ना वो आपने वो किया था तो मेरा केस भी कर लो, और फिर उसके बाद सर फॉरेन फंडिंग को भी फिर लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस को फिर क्यों अंडर रैप्स रखें? उसका करें, वो तो शर्टन, वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल क्लियर ऐसा केस है कि जिसमें पता नहीं कितने लोग चाहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन उसको डिले क्यों कर रहा है, और उसका भी लाइव उसको वो कर रहे हैं, लोगों को पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ से आते रहे और कहाँ पे जाते रहे। तो अब मेरा ख्याल है घबरा लेना चाहिए, आप भी घबरा लें, मैं भी घबरा लूं, मगर हम घबराएं या ना घबराएं, इमरान खान साहब को कम से कम मुस्कुराहटें जो है ऑपोजिशन की बड़ी मानी खेज हो गई और वाकई घबराने का हुआ वक्त आता है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे जी, वक्फे के बाद आएंगे तो कामरान मुर्तजा साहब से और मजीद सवाल करेंगे। उस वक्त आज हमने भी देखा एक टैंट्रम उन्होंने थ्रो किया, क्या उनको भी संजीदगी से लें या ना लें? वक्फे के बाद जी, वेलकम बैक टू गूंज। हम बात कर रहे हैं कामरान मुर्तजा साहब से, सेनेटर हैं JUIFA से। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। और हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चौधरी मंजूर साहब हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। हंगामी इजलास अपनी तरफ और अदम एतमाद का कॉन्फिडेंस आपको अगर चेक करना है तो आज जरा राना सनाउल्लाह साहब का ये शॉट देखिए। कोई सियासी जमात नहीं है। साथ है राणा साहब? है जी, अब हम फायर आपके साथ हैं। हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, हम अब बिल्कुल अपने सियासी एजेंडे के ऊपर काम कौमी असेंबली कर रहे हैं, पंजाब असेंबली की और कौमी असेंबली की। नहीं, हम रेगुलेशन नहीं करेंगे। तो फिर किस तरह करेंगे? इजलास नहीं होगा? वो राज की बात है, वो आपको बताएंगे। जी कामरान साहब, ये राज की बात क्या है? और अंपायर की अब हिमायत की जरूरत ही नहीं है, हम सियासी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन सर हिमायत तो कभी थी ही नहीं अंपायर की आपके साथ, अंपायर की हिमायत तो कहीं और थी। तो इस बार क्या तब्दील हुआ है? अंपायर का इशारा, क्योंकि बाप पार्टी को भी शायद नहीं आ रहा आजकल इशारा, वो कह रहे हैं हमें अपने मामलात खुद ही देखने हैं। कैसे देख रहे हैं आप सर सिचुएशन को? दो चीजें तब्दील हो गई हैं। एक तो तब्दीली ये हो गई है कि मुल्क में जो है ना ये गवर्नेंस जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जो मौजूदा सेटअप है इसका। और दूसरा जो है वो चूँकि गवर्नेंस ख़त्म हो गई है, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अवाम की नब्ज़ पे तो उनका हाथ होता है, तो वो विसाखियाँ भी इनके हाथ से निकल गई हैं। और एक तीसरी चीज़ भी बता दूं, शायद नंबर्स भी पूरे हैं इसलिए दोस्त जो है ना वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी और बाकी सब भी। नंबर मेरा ख्याल है प्लस में है। तो सर ये नंबर हिमायत, ये जो इत्तेहादी हैं वो पूरे करेंगे या? क्योंकि राना साहब कल मेरे शो में कह रहे थे कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, इत्तेहादी जिन्होंने जो वादा किया है हुकूमत से वो कैरी ऑन करें, हमने वादे पूरे करें, हमारे पास तो कहीं और से नंबर पूरे हो रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो उनकी पार्टी से गए थे वो वापस अकोमोडेट भी हो जाएंगे। तो ये नंबर वहीं क्या है सर? वो यकीनन काम आज आप देखिए ना, एक चीज़ आप जरा मुझसे बात कर रही हैं? जी बिल्कुल आपसे कर रहे हैं जी। हाँ, अच्छा, उसमें आज देखिए सेनेट में आज क्या हुआ। आज बाप पार्टी के जो सेनेटर्स थे वो नाराज थे, सारे बाहर बैठे हुए थे। और उसके बाद जो है जब मना के उनको अंदर लाए तो गवर्नमेंटल बेंच से अपना मोहसिन साहब ने जो है वो उन्होंने कहा कि जी वजारत मिल गई। और उसके बाद फिर वो जो है ना उसके बाद बर्स्ट हो गए और उसके बाद उन्होंने अच्छी खासी तकरीर की। तो वो आप ये देखिएगा कि अब शायद कोई भी इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। और ये मेरा ख्याल है अब दिनों की बात रह गई है, शायद महीनों की बात भी ना जाए, या आप वीक्स की बात कर सकती हैं कि वीक्स की बात है। वो जो साथी इनके साथ थे वो उनको ये इज्जत नहीं दे पाए। एक इनके साथ प्रॉब्लम ये है, उनको साथ चलाने का जो एक तरीकाकार होता है लोगों को साथ लेके चलने का, और ये बलूचिस्तान के लोगों का स्पेशली मसला है। बाकी आप उनको कुछ दें या न दें, अगर इज्जत ना देंगे
तो वो फिर आपके साथ नहीं चलते। तो आज आपने बलोचिस्तान अवामी पार्टी को देखा कि वो इज्जत ना मिलने पे कितने नाराज थे, और बिल्कुल सर ज्यादती तो हुई है, मतलब वो तो उनकी मतलब काफी उनकी वैलिड है ये मतलब रीजनिंग कि हमारा सबसे बड़ा सूबा है, हमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए काबीना में, मतलब मुझे तो लगा कि वैलिड है, लेकिन हाँ टाइमिंग थोड़ी टैंट्रम टाइप है, लेकिन मतलब जायज उनकी एक शर्त है। काबीना में भी देखिए आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और इतने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह से वो एक आपने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, ये इस तरह से कभी हुआ नहीं करता। अच्छा, कोई वजारत किसी को अपने लिए भी नहीं चाहिए होती, वजारत तो वैसे भी जो है ना बोझ होता है एक तरह से कि काम ज्यादा होते हैं और आप उनको कर नहीं सकते हैं, लोगों को नाराज करते हैं अल्टीमेटली ना। मगर आप फिर भी जो है ना एक वजारत, इसलिए एक तो ये टोकन रिप्रेजेंटेशन होती है सूबे की, आपने सिर्फ एक बंदा रखा हुआ है, और दूसरा ये कि चले सूबे में जाके आपको छोटे मोटे अपने महकमे के हवाले से काम जरा ज्यादा कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको ये एज मिल जाता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, या लोगों को आप कह सकते हैं कि मैंने अपने दौर में ये किया था अपने सूबे के लिए। लेकिन सर वो आमिर लियाकत साहब से लेकर अब तक, मैं सिर्फ इस पॉइंट को थोड़ा सा आपके साथ इसलिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ, फिर मैं जमशेद साहब के पास जाऊंगी, लेकिन क्योंकि ये आमिर लियाकत साहब से लेकर हमने आज तक यही सुना है कि जी लाया गया है, जो लाते हैं वही लाए हैं, और उसके बाद बाप पार्टी को तो मतलब वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि वो किसी और की ही नोट पे अपनी हिमायत देती हैं। तो अब नाराजगी उनकी नोट पे है या नाराजगी उनकी अपनी है? ये जेन्युइन नाराजगी है या मतलब क्या आप कहेंगे कि इशारे नहीं आ रहे? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि एकदम से क्यों उनको ये ख्याल आया। देखिए हम जो अपना केस बिल्ड करते हैं वो इस बात पे कि सारी बैसाखियां थीं, ये बैसाखियां निकल गई हैं, उनको लाया गया उसके बाद जो है ना वो आपने काम करके तो आपने खुद दिखाना था ना, वो आप काम करके नहीं दिखा सके, सारा हर चीज एक पेज पे ला के आपको दे के गई, इसके बाद नालायकी की इंतहा जो है ना वो आपने साबित कर दी। अब उनके लिए जो है ना वो अपने गले पड़ा हुआ है कि ये बैगेज हम किधर लेके जाएं, ये क्या मुसीबत हम ले आए हैं अपने, तो वो कम से कम वो पीछे हट गए हैं, अगर वो इस तरफ नहीं है तो उस तरफ भी नहीं है, और जब उस तरफ से नहीं है तो चौथे साल में जब हम इंटर हैं, चौथे साल में जब हम इंटर हो गए तो वो फिर जो है ना सारी नाराजगियां खुल के सामने आ गई कि अगला साल तो जो है इसके बाद ज्यादा से ज्यादा अगर चला भी तो अगले साल में इलेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, लोगों को क्या जाके मुंह देंगे। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, मैं जमशेद साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी कि ये जो मामला आप देख रहे हैं, अदम एतमाद की बात हो रही है और हुकूमत जाहिर है कि कह रही है कि हमें कोई घबराहट नहीं है, लेकिन असद कैसर साहब लाहौर जाते हैं, मतलब यहाँ तक कहा गया है कि खान साहब अपनी काबीना की मीटिंग में भी कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला तो उस वक्त ऑपोजिशन है। अब ये तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो जाहिर है कि हुकूमत तो थोड़ा बहुत घबरा ही रही है, ये बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, ये पहली दफ़ा इतनी ऑपोजिशन कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन आसान नहीं है। आप क्या समझते हैं ये ऐसे ही मतलब तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा ये फिर फेल हो जाएंगे और पीडीएम वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ना मेरी कल पीएम साहब से मीटिंग हुई है, ऑलमोस्ट कह लें कि कोई 5 बजे, तो बड़ा एक छोटा ग्रुप था जिसमें मीटिंग थी, और मतलब मुझे कहीं भी उन्होंने नहीं बताया कि मैं घबराया हूँ, और मीटिंग इसी बात पे थी ओवरऑल। आप कह लें घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे, स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कहने का मतलब ये है कि बेसिक जो बात है कि ये जो गवर्नमेंट का एक तो बात जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने की है कि जी बयान यू कैन से कि उन्होंने 2 बातें की हैं कि हम लोगों को इज्जत नहीं देते। अगर आप बात कर रही हैं कि असद कैसर साहब आ रहे हैं, या और आ रहा है, या वज़ीर-ए-आज़म लोगों को बुला रहे हैं, ये मिल रहे हैं, तो इज़्ज़त देना यही होता है। सियासतदान एक लफ्ज़ बड़ा ओवरली यूज़ करते हैं, वो है कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये चूंकि कल्चर है तहफ़्फ़ुज़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, तो तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करना भी कल्चर है सियासत का, ये जमहूरियत का, लिहाजा हम उस कल्चर से कभी नहीं भागे। इसे साथ लेके चलना, दरमियानी राह निकालना, ये सियासतदान की ट्रेनिंग होती है, उसकी जॉब का हिस्सा होता है। इंक्लूसिव वो बेसिकली आप कह लें जो डिसीजन मेकिंग है वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की बात होती है, और इंक्लूसिव लीडरशिप की बात होती है उसमें जमहूरियत में। सो इंक्लूसिव लीडरशिप जहाँ पे होती है वो ये होता है कि मशवरा कर लें, या कंसल्टेटिव मैनेजमेंट कह लें, कंसल्टेटिव लीडरशिप कह लें, तो उसमें डेफिनेटली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो जितनी कैबिनेट की मीटिंग्स ली हैं, या पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स ली हैं, इत्तेहादियों के साथ मीटिंग्स ली हैं, माजी में कभी इतनी मीटिंग्स नहीं हुई। वहाँ पे ज़्यादा
जो बोलते हैं, पार्टी के लोग कम बोलते हैं और इत्तेहादी ज़्यादा बोलते हैं। मतलब पार्टी के लोग जो हैं ऑलमोस्ट 3/4 हैं और चौथा हिस्सा जो है वो इत्तेहादी हैं। तो मैंने हमेशा देखा है कि जो टॉकिंग टाइम है वो हमेशा इत्तेहादियों के पास ज़्यादा होता है और थोड़े ब्लंट भी ज़्यादा होते हैं, वो थोड़ा आप कह लें कि थोड़े फ्री स्टाइल भी ज़्यादा होते हैं। तो कभी पॉइंट नहीं किया इसमें, ये बात तो इनकी गलत है। दूसरी बात उन्होंने की कि जी गवर्नेंस गिर गई है। गवर्नेंस जो है देखें, इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब बड़े माकूल आदमी, सच्ची बात है। मैंने आपसे पूछ रहा था कौन कौन है, तो आपने कहा चौधरी मंजूर साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब हैं। तो मैं हमेशा बड़ा खुश होता हूँ कि अगर कोई माकूल बंदा बात करने वाला हो, माकूल सुनने वाला हो, तो ज़्यादा मज़ा आता है, प्रोग्राम दलील पे होता है। देखिए कामरान साहब, हमें दो बातें आपने की हैं, एक गवर्नेंस होती है और एक है आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तीसरी आपकी खारजा पॉलिसी। ये तीन बेसिकली गवर्नेंस के मेन पिलर हैं। तो गवर्नेंस के हवाले से देखें तो हमें इंटरनेशनल इंडोर्समेंट जो राइट नाउ करीब आई हैं, इसास प्रोग्राम को सेफ्टी नेट का सबसे बड़ा प्रोग्राम कहा गया। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की लीडरशिप हमें मिली, और ये इंटरनेशनल इंडोर्समेंट की बात कर रहा हूँ, ब्लूमबर्ग की बात कर रहा हूँ मैं आपके इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक यू कैन से कि जिसकी राइटर की बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया के जो बड़े मैगजीन हैं या थिंक टैंक हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। टैक्स कलेक्शन एक गवर्नेंस का बड़ा हिस्सा है। पिछले साल 800 अरब रुपया बढ़ा, इस साल 1300 अरब बढ़ रहा है, अगले साल फिर 1200 अरब बढ़ रहा है। फिर अभी IMF की जो रिपोर्ट आपने रिसेंट पढ़ी है, जो एग्जेक्टिव बॉडी की, एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की, उसमें तीन बातें उन्होंने हमारी इकोनॉमी के बारे में की हैं कि ये फास्ट ग्रोइंग है, ये सस्टेनेबल है और ये जॉब रिच है। तीन बातें उन्होंने की हैं। फिर जो आप कह लें कि सबसे बड़ी रिफॉर्म जो है वो आपकी आई हेल्थ सेक्टर में। कभी नहीं हो सकता था कि आप कह लें कि आप इतने अस्पताल अचानक बना लें और इतने लोगों को, इतनी लार्ज स्केल पे लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत गवर्नमेंट कभी फराहम कर सकती। उसका एक ही तरीका था कि इतनी बड़ी रिफॉर्म को बंदा करता। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इतने बड़े रिफॉर्मर्स के तौर पर आए कि आज गरीब से गरीब आदमी पंजाब का या KPK का जाके किसी बड़े से बड़े अस्पताल में, बेहतर से बेहतर अस्पताल है, किसी भी बीमारी का इलाज करा सकता है, मुफ्त करा सकता है, और उससे कोई रुकावट नहीं है। वो गाहक है उनका, वो बर्डन नहीं है, उसे सिफारिश नहीं है, उसकी कोई आप सर आप फॉरेन पॉलिसी पे आ जाए जमशेद साहब, सॉरी वक्त कम है, मैं चौधरी साहब से भी बात करना चाह रही हूँ। जी सर इसको आप फॉरेन पॉलिसी पे आप करें। तो फॉरेन पॉलिसी में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि हमारे दौर में 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, और जो कंप्लीट प्रोजेक्ट हुए हैं वो भी हमारे दौर में 9 प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए थे। स्टार्ट जो हुए हमारे दौर में 9 हुए, उनके दौर में 10 हुए थे। कंप्लीट जो हुए हमारे ज़्यादा हुए हैं। फिर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स की बात कर लें या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है। सड़कें हमारे दौर में ज़्यादा बनी हैं। मैं CPEC की बात कर रहा हूँ। चाइना की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है 20 अरब डॉलर है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वक्त आई है वो भी ज़्यादा आई है। और फिर रशिया से आपको जो कामयाबी मिली कि जो साबिक एक चर्च था उसको मस्जिद में तब्दील किया गया, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो रशियन दौरे पे जा रहे हैं, सदर प्यूटन के साथ वहाँ पे खड़े होकर सदर प्यूटन ऐलान करेंगे कि 5 करोड़ जो मुसलमान हैं रशियन, उनके लिए, उनकी वेलबीइंग के लिए क्या काम कर रहे हैं वो। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो मुस्लिम और इसके खिलाफ जो काम है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और उसकी लीडरशिप हमारे पास आई है। ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल आप कह लें कि आपको एक एंडोर्समेंट मिली है गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हारजा महाज पे हमारी कामयाबियां बहुत बड़ी हैं। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं समझती शायद थोड़ी ज्यादती कर जाते हैं कि आप समझते नहीं। आई डोंट बिलीव कि आप ये बिलीव करते हैं। ठीक है सर। मैं चौधरी साहब, आप एहसास प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड है, अब इसमें तो डेफिनेटली लैंडमार्क इन्होंने कोई किया है, और जाहिर है कि हेल्थ कार्ड काफी सहूलत के बाइस भी बन रहा है। खारजा पॉलिसी भी आई एम नॉट सो अग्रीएबल विद जमशेद साहब, लेकिन अब रूस जाना, अमेरिका को हम आंखें दिखा रहे हैं या उनके साथ बात कर रहे हैं, फैटिफ की लिस्ट पे हम हैं अभी तक, और हमें आगे पता नहीं है। IMF के साथ भी हमारे जो मामलात है वो आपके सामने है। आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, आप क्या समझते हैं? CPEC की भी बात की जाती है, लेकिन वो तो सुस्त रवि का शिकार नहीं है सर। CPEC से मुताल्लिक तो आपने खुद ही कह दिया, ना सिर्फ सुस्त रवि का शिकार है, बल्कि बहुत ही बुरी कैफियत में ये लेकर गए हैं। खारजा पॉलिसी के अंदर ये नहीं होता कभी 180 दर्जे का जाविया तब्दील करके एक जगह पे खड़े हों, और दूसरी बात कल आप भंगड़े डाल रहे थे ट्रंप के आगे और चाइना को नाराज किया हुआ था। आज आप समझते हैं कि हम अमेरिका को नाराज करके चाइना को खुश कर लेंगे, तो इस तरह से नहीं होता। हम मुल्क के अंदर तो इस किस्म की पॉलिसियां कर सकते हैं,
लेकिन इंटरनेशनली आपको बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना पड़ती है। आपने खुद ही ऐलान कर दिया कि हमारी मर्जर पॉलिसी तो काम ही नहीं कर रही, दिफा हमारा काम नहीं कर रहा है, जो वजारत खजाना है वो काम नहीं कर रही और एनर्जी काम नहीं कर रही, तो बाकी कौन काम कर रहा है। रही बात अभी इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे, करप्शन के इंडिकेटर्स आपके सामने आ गया है। एमएनएफसी वो इंटरनेशनल उन्होंने ट्रांसपेरेंसी एमएनएफसी इंटरनेशनल ने भी दे दिया है हमारे ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और हम नीचे चले गए हैं। अगर आप देखें बाकी चीजों को देखें, लेकिन लेटेस्ट जो आया है इकोनॉमिस्ट का सर्वे आया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नीम जमहूरी ममालिक में डाल दिया है वापस से एक जमहूरी ममालिक में। तो एक जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं वो तो बिल्कुल एक के बाद दूसरे हमारे सामने आ रहे हैं। रही बात जो आपने बात की है, देखिए हम इनको बार बार यही कह रहे हैं, अगर आप चीजों को नहीं समझ पा रहे तो आप किसी मुल्क को किसी ऐसी स्टेज पे ले जा रहे हैं जहाँ पे शायद वापसी मुमकिन ना हो सके। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए ये बात कर रही है, हम ही वो पार्टी है जिन्होंने मौलाना साहब तो पहले दिन कह रहे थे कि इस असेंबली का बाइकआउट करें। हमने कहा था कि नहीं, इनको टाइम देना चाहिए, अगर ये अच्छा काम करते हैं तो बिल्कुल फिर इनका हक बनता है, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर एक्सपोज हो लोगों के सामने, तो ये और अब एक्सपोज होने के बाद लोगों के सामने ये जाए तो सही ना। अब कोई दो किस्म के लोग हैं इनके पास, एक तो मौसमी परिंदे हैं जो मौसम का इंतजार करते हैं और वो एक दरख्त से उड़कर दूसरे से बैठने के लिए तैयार बैठे हैं, एक वो परिंदे हैं जो साइबेरिया से आते हैं और फिर साइबेरिया वापस चले जाते हैं, ठीक, वो भी उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। ठीक, तो ये इस किस्म की कैफियत में इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन है, ना आगे इन्हें पता है क्या होना है। आप फूड इंसिक्योरिटी में मुल्क को ले गए हैं। इंटरनेशनली आपने ये जो आपकी अफगानिस्तान की पॉलिसी थी उसके क्या असरात निकल रहे हैं, दुनिया के अंदर क्या हमें मैसेज दे रही है, दुनिया क्या दे रही है, और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। ठीक, वापस आप फिर दहशतगर्दी में धकेल दिया इस मुल्क। चौधरी साहब सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आपका तसलसल नहीं तोड़ना चाह रही थी, आई नो आपको कम वक्त है। एक सर चौधरी साहब फिर आपकी बात सुनती हूँ, सॉरी माजरत, एक वक्त नहीं जी। अब तक की इतलात यही है कि इजलास पीडीएम का खत्म हो चुका है, और जिस पर वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया था नवाज शरीफ साहब ने भी, मरियम नवाज साहिबा ने भी, और अब एक इशाया चल रहा है, उसके बाद लॉन्ग मार्च की बात भी हुई है और इन हाउस तब्दीली की बात भी हुई है। कामरान मुर्तज़ा साहब, वेरी क्विकली मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है, मार्च होगा या मार्च से पहले अगर ये क्विक मार्च हो गया खान साहब का तो मार्च रुक जाएगा? मेरे ख्याल मार्च तक नौबत नहीं आएगी, मार्च से पहले मार्च हो जाएगा। ठीक है, मार्च से पहले मार्च हो जाएगा सर, ये अच्छा। मंजूर साहब आप क्या समझते हैं? मार्च से पहले। हाँ चौधरी साहब आप क्या समझते हैं, आपके भी 27 फरवरी से पहले हो जाएगा या आपको आना पड़ेगा, जहमत करनी पड़ेगी? मुझे तो नहीं, मैं तो ये नजूमी वाला सवाल है, मैं तो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल पे यकीन रखने वाला बंदा हूँ जी। पॉलिटिकल सर सॉरी, मैं वो शेख रशीद साहब फाल आपसे एक्सपेक्ट करी थी, सॉरी जी सर। नहीं मैं तो पॉलिटिकल स्ट्रगल बिल्कुल होनी चाहिए, रहनी चाहिए। अगर वो रिजर्व करें, उनकी अपनी कोई अपनी हमायत है या उनकी अपनी है तो वो रिजर्व करेंगे, वरना वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। सर ये तकिया जो है, मतलब ये जो हुकूमत कहती है, वो कहती है आपके तमाम जो इख्तलाफात हैं, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के खास तौर पर, और कह रहे हैं हम बात करते हैं हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर नहीं चल सके, तो लेकिन पीडीएम भी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकी, और नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री रही है। सर ये अनईजी अलायंस आपको चलते दिखाई दे रहा है? आपको लग रहा है कि ये अदम एतमाद तक एतमाद रहेगा कायम? देखिए हमारा कोई अलायंस नहीं है, लेकिन जब अलायंस टूटा पीडीएम उससे अगले दिन भी अपोजिशन इकट्ठी थी हाउस के अंदर, तो ये हाउस के अंदर ऐसा बात है, बाहर हम अपनी अपनी हमें भी हक है, उनको भी हक है, वो करें, लेकिन हाउस के अंदर क्योंकि ये चेंज होनी है या जो कुछ भी होना है तो वहां पे हम इकट्ठे हैं। ये एक आईनी तरीका है, आईनी तरीका हम ये भी मांग रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से कहती है कि वो न्यूट्रल हो जाए, उनका काम नहीं है, तो ये भी एक आईनी डिमांड है, अगर वो पूरी होती है तो इनकी हमारे सामने आ जाएगी। अगर बाप पार्टी जैसी लोग भी बोल पड़े हैं तो फिर बाकियों का तो आप अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा सर, ये आखिरी में बता दीजिएगा इस वक्त तक ताजा तरीन सूरत हाल क्या है आपकी नजर में? एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है?
मैं ये तो नहीं कह सकता कि न्यूट्रल होगी या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनको न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच चौधरी साहब जी। मैं कमरान साहब यही सवाल आपसे पूछूं, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं, और क्या वाकई यही रीजन है अब तक के अदम एतमाद के लिए रुकावटें यही थी कि न्यूट्रल होने का इंतजार था? न्यूट्रल होना उनको पड़ा है, न्यूट्रल हुई नहीं है, न्यूट्रल होने पे मजबूर हो गई है। अगर वो न्यूट्रल ना होती तो शायद अब वो सारे के सारे जो है ना वो तोपों के रुख शायद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो गए होते, और पब्लिक के पॉलिटिकल पार्टीज तो पहले भी उनके खिलाफ बात कर रही थी, मगर इस वक्त पब्लिक भी जो है ना वो फिर सारे उनकी तो तमाम जो मिजरीज हैं उसका वो बोझ उधर डाल लेती। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, मैं जमशेद साहब लास्ट कमेंट आपसे लूंगी क्योंकि मार्च तक की नौबत नहीं आएगी और क्विक मार्च हो जाएगा इमरान खान साहब का। आप तो जाहिर है इससे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं सर्कमस्टांसेस क्या बनेंगे? पीपल्स पार्टी आएगी इस्लामाबाद तक, लॉन्ग मार्च होगा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हम अफोर्ड कर सकते हैं मजीद? देखें, हमें कायरा साहब और चौधरी मंजूर साहब दो ही बंदे मिलते हैं पंजाब में देखने को, थोड़े ज्यादा आ जाए हम भी चलो दीदार कर ले। पीपल पार्टी पंजाब में है नहीं, सिंध से आ जाए हम दीदार कर ले, दो चार दाने बचे हुए हैं। बाकी ये कि देखें जरदारी साहब की जो रेपुटेशन है या